गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज होम साइंस बीए सेकेंड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। आज हम थर्ड चैप्टर के अंदर प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बीज वाले रेशों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कपास और कापोक के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था तने वाले रेशे, जिसमें लिनन और जूट हम पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा रेशा है हमारे पास, हेम्प का रेशा। वैसे हेम्प का रेशा अगर जानते हैं आप लोग तो उसको हम ये कह सकते हैं कि जो हेम्प का रेशा है वो कैनबिस सैटाइवा नामक जो पौधा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ये इसका यानी कि इसको जो जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उस पौधे का नाम है कैनबिस सैटाइवा। यानी कि ये जो रेशा है कैनबिस सैटाइवा नामक जो पौधा है उसके तने से प्राप्त किया जाता है। अब तना आप सभी जानते हैं कि वो छाल से ढका हुआ रहता है वगैरह, तो उससे कैसे रेशे निकाले जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो कैनबिस सैटाइवा नामक पौधा है उसके तने को काटकर पानी में भीगने के लिए काफ़ी दिनों तक छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही वो भीगता है उसके बाद में उसके रेशे जो हैं वो गल के उसमें बिखर के अलग हो जाते हैं। अब इसके जो रेशे हैं, अगर उन रेशों को देखा जाए तो जैसे ही रेशा एक दूसरे से अलग होकर बिखरना शुरू होता है, रेशा लंबा होता है, समांतर होता है और चमकदार रहता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो कैनबिस सैटाइवा का रेशा जो हम प्राप्त करते हैं उसके तने से, वो रेशा एक लंबा रहता है, समांतर सीधा रहता है। लेकिन उस रेशे में अगर हम देखें तो वो रेशा वृक्ष होता है, कड़ा होता है। अब वृक्ष है, कड़ा है, यानी कि वो रेशा कैसा है, मजबूत भी है और टिकाऊ भी है। तो रेशे की जो विशेषता है, रेशा कैसा रहेगा हमारे यहाँ पर, रेशा जो है वो वृक्ष, कड़ा, मजबूत, टिकाऊ, चमकदार, समांतर, ये रेशे की विशेषता रह जाएगी। रेशा कैसा है, वृक्ष है, कड़ा है, मजबूत है, टिकाऊ है, चमकदार है और सीधा एवं समांतर है। समांतर यानी कि हम इसको सीधा भी कह सकते हैं। लेकिन अब जो रेशा कड़ा है, मजबूत है, तो इसका उपयोग वस्त्र उपयोग में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वस्त्रों में उपयोग करने के लिए रेशा हमको कैसा चाहिए होता है, मुलायम, जो कि क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। तो मुलायम रेशा नहीं है यानी कि इसमें ऐंठन क्षमता का क्या हो जाएगा, अभाव रहेगा। यानी कि इसको हम मोड़कर वगैरह इसको एक नया रंग रूप प्रदान नहीं कर सकते हैं। अब इसको एक नया रंग रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि इस रेशे से हम वस्त्र न बनाकर दूसरा जो गृह उपयोगी सामग्री है उसके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। अब गृह उपयोगी सामग्री अगर हम समझे तो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे पायदान वगैरह हैं, गलीचे वगैरह हैं, कैनवास है, इन सभी के उपयोग में बनाने में, इनके उपयोग में हम ले सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है कैनवास में हो जाएगा, गलीचे, कालीन, पायदान, बेल्ट, रस्से, डोरी आदि बनाने में होता है। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि हमारे जो जूते रहते हैं, जूते चप्पल है, उसके नीचे का जो सोल रहता है जिस बेस पे हम चलते हैं वो जो बना होता है वो भी इसका बनाया जा सकता है। यानी कि जूते के नीचे का हिस्सा जो है
यानी कि जूते के नीचे का हिस्सा जो सोल वाला हिस्सा है वो भी इसी हेम्प का बना रहता है। उसके अलावा हम जैसे कि जो भी सजावटी सामान वगैरह है उसके लिए भी हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग जो है कागज़ बनाने में भी किया जाता है। तो ये तो हो गया कि हेम्प का रेशा जो है इन उपयोग में काम में लिया जाता है, इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में नहीं कर सकते हैं। अब हेम्प के रेशे का जो उत्पादन कहाँ किया जाता है, यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी मांग है, कहाँ पे इसकी उत्पादन क्षमता अधिक रहती है, तो उत्पादन जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं हम, जिसमें भारत, रूस, चीन, मैक्सिको, ये जो देश है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मात्रा में है उत्पादन जो किया जाता है हेम्प का। उसके अलावा अगर भारत के अंदर देखें तो केरल, महाराष्ट्र वगैरह जो तमिलनाडु वाला स्थान है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब अगर हेम्प के रेशे में एक जो कमी रहती है वो ये होती है कि ये जो तीव्र सांद्र जो क्षार होती है, यानी कि गर्म क्षार के संपर्क में आने पर इसके रेशे जो है तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और एक हेम्प के रेशे में सबसे बड़ी कमी ये पाई जाती है कि जल्दी फफूंद के संपर्क में आकर नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक काम में नहीं लिए जा सकते हैं। जैसे ही किसी नमी के संपर्क में लंबे समय तक बने रहे तो इसके ऊपर फफूंद लग जाएगी और इसका जो रेशा है वो खराब होकर सड़ गल कर नष्ट हो जाएगा। अगला जो हमारे पास है हम पढ़ेंगे रेमी के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो रेशा है वो है रेमी। रेमी का जो रेशा है वो नेटल नामक जो पौधा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अब जो तने की बात चल रही है कि तने से प्राप्त होने वाले रेशे, तो ये भी रेशा किससे प्राप्त होगा, रेमी नामक जो नेटल नामक जो पौधा है उसके तने से प्राप्त किया जाएगा, यानी कि नेटल पौधे के तने से। अब इसका रेशा भी कैसा रहता है, इसकी रेशे की विशेषता देखें तो जो रेशा है वो कैसा रहेगा, चमकदार रहेगा, चमकदार भी है, मतलब इसकी एक प्राकृतिक चमक को ये लिए हुए रहते हैं, मजबूत रहते हैं, टिकाऊ रहते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस रेशे का जो उपयोग है वो वस्त्र निर्माण में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेशा भी जो है वो कड़ा रहता है। तो इसके रेशे के द्वारा जो सामान उपयोग में लिया जाता है, जो सामग्री बनाई जाती है, उसके अंदर अगर हम देखें तो मेजपोश, उसके अलावा जैसे पायदान, इनके उपयोग में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे ट्रे क्लॉथ वगैरह जो रहते हैं, ट्रे के अंदर बिछाने वगैरह में जो काम में लिए जाते हैं, ट्रे क्लॉथ, इसका बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका रेशा जो होता है इसमें जो नमी को अवशोषण की जो क्षमता रहती है सबसे अधिक, इसकी जो विशेषता देखें अगर हम, इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें नमी अवशोषण क्षमता का गुण विद्यमान रहता है। यानी कि इसके रेशे में सबसे अधिक नमी अवशोषण की क्षमता रहती है, यानी कि जल्दी से ये पानी वगैरह को, पसीने को अच्छे से सोख कर जल्दी सूख जाते हैं और तुरंत ही जो है वापस कपड़ा जो है एकदम सूखा हो जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो नमी अवशोषण की क्षमता है वो कपास और कापोक से भी ज़्यादा रहती है। कपास, कापोक और लीनन से भी सबसे ज़्यादा क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो इन दोनों की तुलना में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी जो विशेषता किसमें पाई जाती है, जो है रेमी के रेशे के अंदर, यानी कि ये जल्दी से तुरंत सूख जाते हैं और शीघ्र नमी को अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ ये भी रहती है कि जैसे ये नमी के संपर्क में आते हैं
तो भीगने के पश्चात इसका जो रेशा है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि जैसे ही पानी के संपर्क में आया, भीगने के बाद में इसका रेशा और भी ज़्यादा, उसकी जो शक्ति है वो क्षमता जो है और अधिक बढ़ जाती है। ये जो क्वालिटी है वो कपास के रेशे से भी ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है। रेमी का अगर उत्पादन स्थान हम देखें तो सबसे अधिक उत्पादन इसका जो रहता है वो होता है भारत एवं चीन में। सबसे अधिक इसका उत्पादन जो किया जाता है वो है भारत एवं चीन में। इसको अगर हम देखें, रेमी को जो है चाइना ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है इसको चाइना ग्रास भी हम कह सकते हैं। ये इसका एक दूसरा नाम भी है। इसके अलावा अगर इसको चाहे तो रेह के नाम से भी पुकारा जा सकता है। इसके रेशे में किसी भी प्रकार की फफूंद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि नमी के संपर्क में आता है या बारिश वगैरह सीलन के संपर्क में भी आ रहा है तो इसके रेशे में किसी भी प्रकार की कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया की क्रिया नहीं होती है और इसके जो रेशे हैं वो फफूंद के संपर्क में जल्दी से नहीं आ पाते हैं। साथ ही अगर इसको देखा जाए तो इसको अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम देखें तो इसके जो रेशे हैं उसके रेशों के अंदर हमें छोटी छोटी गांठें वगैरह जो हैं वो इस तरीके से दिखाई देती हैं इसके रेशे में। तो इसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। अगला जो रेशा है वो हमारे पास है सन। सन का रेशा सन नामक पौधे के ही तने से प्राप्त किया जाता है। इस रेशे में अगर देखा जाए तो इसका जो तना होता है उसको काटकर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है और गलने के पश्चात जो इसके रेशे हैं वो एक दूसरे से बिखरकर अलग हो जाते हैं और पानी में बिखर जाते हैं। उसके बाद में उसके जो तने से जो रेशे बिखर के अलग हुए हैं उनको निकाल कर अलग कर दिया जाता है। साथ ही अगर इसके रेशे की अगर विशेषता देखें तो चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, लेकिन इनके जो रेशे हैं मोटे, रुक्ष और कड़क रहते हैं, इसलिए इनका उपयोग भी जो है वस्त्र निर्माण में नहीं किया जा सकता है। रेशे की विशेषता जो देखें मजबूत हैं और टिकाऊ रहते हैं। अब इनका उपयोग जैसे कि वस्त्र निर्माण में नहीं हो सकता है, इनमें तनाव सामर्थ्य का भी अगर देखा जाए तो यानी कि इसमें दबाव, तनाव को सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। इनके अंदर तनाव सामर्थ्य का गुण पाया जाता है। यानी कि इस पे दबाव, खिंचाव, तनाव वगैरह का किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके जो रेशे हैं मोटे होते हैं, रुक्ष होते हैं, साथ ही खुरदरे प्रकृति के भी होते हैं। अगर देखा जाए जो सन का रेशा है वो हल्के रंग का होता है। अब हल्के रंग का है इसलिए इसके ऊपर गहरे रंगों को अंदर इसको रंगा जाता है। रेशे का जो रंग है हल्का है। हल्के रंग के हैं इसलिए इसके ऊपर कृत्रिम रंग किए जाएंगे। और इनको गहरा बनाया जाता है। अब अगर देखें इसको रंगा जाता है, अलग अलग रंगों का प्रभाव इस पर डाला जाता है। अब साथ ही इसके रेशे कैसे थे, तनाव सामर्थ्य को सहन कर सकते हैं, रुक्ष कड़े हैं वगैरह, खुरदुरे हैं। तो इसका जो उपयोग किया जाएगा या सामग्री जो बनाई जाएगी वो क्या बनाई जाएगी, इसके साथ में कालीन है।
गलीचे हैं, पायदान वगैरह जो हैं, इस तरह की जो सामग्री है वो इससे बनाई जाएगी। वस्त्र उपयोगी गुणों, जो रेशों का जो गुण होना चाहिए वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। लेकिन इससे जैसे सूतली वगैरह जो तैयार करनी है वो भी इससे तैयार की जा सकती है, तो इसका उपयोग इनमें किया जा सकता है। अगर इसका देखें, सन का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा एशिया की जो दक्षिण भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये जो रेशा है इसके बारे में हमने पढ़ा कि सन के पौधे से प्राप्त होता है। इसकी विशेषताएं चमकदार है, रुक्ष है, मजबूत है, कड़ा है, हल्के रंग का होता है, इसलिए इस पर कृत्रिम रंग चढ़ाए जाते हैं, यानी कि गहरे रंगों में इनको रंगा जाता है। इसका उपयोग किस वजह से वस्त्र में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐंठन क्षमता नहीं होती, इसको हम ऐंठन देके मुलायम नहीं बना सकते, इसलिए इससे वस्त्र नहीं बनते हैं। लेकिन गलीचे, कालीन, पायदान, सूतली वगैरह जो हैं, यानी कि मजबूत टिकाऊ जो चीज़ें होती हैं वो हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो उपयोग सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उत्पादन क्षेत्र एशिया के दक्षिणी क्षेत्रों में। सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला जो रेशा है वो है कोयार। कोयार अगर हम देखें तो आप सभी ने पहली बार सुना होगा, लेकिन अगर नॉर्मल हमारी भाषा में अगर इसको जाने तो कोयार जो होता है, नारियल सभी ने देखा हुआ होगा, जिसको हम पानी वाला जो नारियल रहता है ब्राउन कलर वाला, वो आप सभी देखते हैं, श्रीफल के नाम से जो जानते हैं। उसके ऊपर आपने रेशे देखे होगा। छठा जो है हमारा कोयार। कोयार का जो नारियल का जो आपने फल देखा है वो इस तरीके से रहता है, जिसमें रेशे रहते हैं बहुत सारे। ये रेशे जो कैसे रहते हैं, एकदम से अगर देखा जाए तो रुक्ष हैं, कड़े हैं, आप लोग सभी जानते हैं। इसके भूरे, हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई अगर रेशे की देखी जाए तो कितनी रह जाएगी, 10 इंच नारियल कह सकते हैं हम इसको। नारियल तो सभी ने देखा ही है अपनी आम भाषा में, या आम जैसे हम लोग जानते ही हैं। तो उससे ये कोयार का रेशा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं नारियल के पौधे से। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है इसकी, तो लंबाई आ जाएगी यहाँ पर कम से कम 10 इंच। ठीक है, अब इसके रेशे की विशेषताएं अगर आप सभी जानते हैं तो रेशा कैसा दिखता है नारियल का, कड़ा है, खुरदुरा है, मजबूत है, टिकाऊ है। ठीक है, तो इससे हम अगर देखें तो क्या वस्त्र बनता है, नहीं, क्योंकि नारियल का जो रेशा है वो कैसा होता है, कड़ा है, रुक्ष है, तो खुरदुरा है, इससे रेशे नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो किस सामग्री में किया जाएगा, जिसमें किसी भी भरावन सामग्री में वगैरह, जैसे गद्दे हैं उनके अंदर भरावन में। उसके अलावा अगर हम इस रेशे को देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो दरिया वगैरह है, ब्रश वगैरह है, दरिया, ब्रश, गलीचे आदि को बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा जो गद्दे वगैरह ज़्यादातर रहते हैं उसको भरने में भी किया जा सकता है इनका उपयोग। इसके नारियल का जो आपने फल देखा ही है उसके ऊपर कैसे रेशे हैं, इस टाइप के हैं। इनके रेशों का जो रंग है, रंग कैसा रहता है रेशे का, हल्का, यानी कि इसको भी कृत्रिम रंग करा जाता है। और उसको गहरे रंगों में रंगा जाता है।
साथ ही अगर इसको देखें तो इसके जो नारियल का रेशा है काफ़ी मजबूत रहता है। तो ज़्यादातर इसका जो उपयोग है वो रस्सी के निर्माण में किया जा सकता है। जैसे कि भारी वस्तुओं को ढोने के लिए जो मजबूत रस्सी वगैरह की आवश्यकता होती है वो जो है कोयार के पौधे से बनाई जा सकती हैं, उनसे प्राप्त की जा सकती हैं। ज़्यादातर जैसे जहाज़ वगैरह में जो होते हैं भारी भरकम चीज़ों को खींचने के लिए जहाज़ वगैरह में उसमें तो रस्से का उपयोग किया जाता है। तो अभी अपन ने पढ़ा सन के बारे में। अगला अपना जो रेशे हैं वो आ जाएंगे पत्ते वाले रेशे, यानी कि वे रेशे जो पौधे के पत्ते वाले भाग से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ वानस्पतिक रेशे ऐसे भी होते हैं जो कि तने या फिर जैसे कि उनसे प्राप्त नहीं होते हैं, बीज से प्राप्त नहीं होते हैं, उनको जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनको वहाँ से प्राप्त किया जाता है। जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो रेशा आता है वो हो जाएगा पीना। दूसरा जो रेशा इसके अंदर आता है वो हो जाएगा सीसल। पीना जो रेशा है वो आपने वैसे नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोग जैसे हम लोग जैसे ज़्यादातर फल खाते हैं अनानास वगैरह, तो अनानास की जो पत्तियां होती हैं उनसे जो रेशा प्राप्त किया जाता है उसको कहा जाता है पीना। तो पीना हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? अनानास के पौधे से। तो अनानास की जो पत्तियां होती हैं उसके जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, अगर उसके रेशों के बारे में हम देखें तो पत्तियां वैसे आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर पौधों की पत्तियां एकदम मुलायम रहती है, सॉफ्ट रहती हैं। तो उनसे जो रेशा प्राप्त किया जाएगा वो भी कैसा रहेगा? मुलायम रहेगा, बिल्कुल एकदम बारीक सा रहेगा, एकदम महीन सा रहेगा ना। तो उनमें अगर देखा जाए तो पत्तियों इनके जो रेशों की विशेषता रह जाएगी, वैसे मुलायम है, चमकदार हो जाएगी। साथ ही इनका जो रेशा रहेगा वो रहेगा श्वेत। श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का, जिसका कोई रंग नहीं होता है निश्चित। उसके अलावा ये इनमें जो रेशे होते हैं वो कोमल भी रहते हैं। इसमें एक कांति युक्त होते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि इनमें एक प्राकृतिक जो चमक रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सुंदर दिखाई देते हैं, कांति युक्त होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहते हैं। ये इनकी विशेषताएं रहती है रेशों की। इनके रेशे कोमल होते हैं, मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं और इनका उपयोग जो है वस्त्र निर्माण में किया जा सकता है। क्योंकि देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो रेशा मुलायम है, जितना ज़्यादा मुलायम होगा उसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जा सकता है। लेकिन जो रेशा रुक्ष है, कड़ा है, खुरदुरा है, तो उस रेशे का उपयोग हम लोग वस्त्र निर्माण में नहीं कर सकते हैं। उनका उपयोग अन्य सजावटी वस्तुओं में या भारी वस्तुओं को खींचने के लिए जो रस्से, डोरी, बैग वगैरह की आवश्यकता होती है, गलीचे, कालीन वगैरह जो मजबूती वाली जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर किया जा सकता है। और जो मुलायम रेशे हैं, कोमल रेशे हैं, उनका उपयोग हम लोग वस्त्र निर्माण में कर सकते हैं। अब ये मुलायम है, चमकदार है, तो इनसे बने वस्त्र भी कैसे रहेंगे? मुलायम रहेंगे, चमकदार, कांति वाले रहेंगे। साथ ही अगर इस रेशे में देखा जाए तो आर्द्रता अवशोषण की जो क्षमता रहती है वो कपास के रेशे के समान ही रहती है। इसमें आर्द्रता अवशोषण क्षमता अवशोषण क्षमता कपास के पौधे के समान रहती है। इनका जो उत्पादन क्षेत्र अगर देखें तो वो है फिलीपाइन। फिलीपाइन जो शहर है
वहाँ पे इसके रेशे से जो परिधान बनाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर जो वस्त्र हैं इनके रेशों से बनाए जाते हैं, आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनका जो रेशों का उपयोग है वो बैग बनाने में, चटाई वगैरह बनाने में, या फिर जैसे झोले वगैरह हैं उनको बनाने में भी इस रेशे का उपयोग किया जाता है। उपयोग सामग्री जिसमें एक आ जाएगा वस्त्र, बैग, झोले, इनको बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो सुंदर चटाइयाँ वगैरह अगर बनानी है, सॉफ्ट चटाइयाँ वगैरह जो रहती हैं वो भी इस रेशे के माध्यम से बनाई जा सकती हैं। इसके बाद अगला जो हमारा रेशा है वो हो जाएगा सीशल। सीशल का रेशा अगर हम देखें तो सीशल के रेशे जो हैं सीशल के पौधे से ही प्राप्त किए जाते हैं। किन से प्राप्त हो जाएंगे ये? सीशल के पौधे से। ठीक है। अब ये जो रेशे हैं इनकी जो पत्तियाँ, ये भी जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं उनको ज़मीन के पास में, जैसे ज़मीन पे बहुत छोटा पौधा रहता है, ज़मीन के पास में से ही इनकी निकलती हैं पत्तियाँ, जड़ों के पास से। तो उन पत्तियों को लेकर उनको जड़ से जो निकलती हैं तभी वहाँ से निकाली जाती हैं, और इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर वापस इनको थोड़ा थोड़ा दबाव देकर पटका जाता है, और पटक पटक कर या फिर उनको खुरच कर आपस में सावधानी से इनके जो रेशे होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, और उन रेशों को अलग निकाल कर फिर वस्त्र बनाने में काम में लिया जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो इसका जो रेशा है, अगर देखा जाए पौधा बिल्कुल ज़मीन के पास में, जड़ों के पास से इसकी पत्तियां निकली रहती हैं इस तरीके से, तो वहीं से इस पौधे की जो पत्तियां जो होती हैं वो तोड़कर सावधानी से अलग कर देते हैं, फिर उसको खुरच कर थोड़ा सा पटका जाता है जिससे उसके जो रेशे हैं पत्तियों से निकलकर अलग हो जाते हैं। उसके बाद में उस रेशों का उपयोग जो है वस्त्र निर्माण वगैरह में किया जाता है, लेकिन इसमें पत्तियों को सावधानी पूर्वक थोड़ा सा पटका और खुरचा जाता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसके रेशे जो हैं टूटकर छोटे हो जाएंगे और बिखर जाएंगे, और ऐसे रेशों से वस्त्र आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक अलग किया जाता है। उसके बाद में अगर इस रेशे की विशेषताएं देखें तो रेशे की विशेषता हो जाएगी चमकदार, मजबूत रहेगा, टिकाऊ रहेगा, अब ये रेशा भी अगर देखा जाए तो इसमें चमक पाई जाती है और सुंदर होता है, लेकिन इस रेशे में थोड़ा सा मोटा होता है, मोटे होते हैं, रुक्ष भी होते हैं इसके थोड़े से जो देखा जाए तो रेशे, इसके रेशे से उत्तम कोटि की जो रस्सियाँ वगैरह होती हैं या सूतली वगैरह होती हैं वो बनाई जा सकती हैं। रस्सी और सूतली इससे जो बनाई जा सकती हैं, इनका उपयोग ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इनसे जो वस्त्र वगैरह हैं बहुत ही कम मात्रा में बनाए जाते हैं, या फिर जैसे सूतली वगैरह का उपयोग करके जो थैले वगैरह बनाए जा सकते हैं जिसमें सामान को ढोने वगैरह का कार्य किया जा सकता है। तो आज हमने जो पढ़ा वो वानस्पतिक रेशों में बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशों के बारे में पढ़ा। आगे जो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रेशों के अंदर वो पढ़ेंगे हम जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में। तो जंतुओं से जो प्राप्त रेशे होते हैं वो जानवरों से निकाले जाते हैं, जानतव यानी कि जंतुओं से मिलने वाले रेशे। अब जंतु रेशे तो देते नहीं है, तो प्राप्त कैसे किए जाते हैं? तो जंतुओं से या तो उनके लार के माध्यम से निकाले जा सकते हैं, या फिर उनके शरीर पे जो बाल पाए जाते हैं उनके माध्यम से जो रेशे हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो इनके बारे में हम अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा वो था सारा प्राकृतिक रेशे में पौधों से मिलने वाले रेशे, जिसमें बीज से मिलने वाले रेशे पढ़े हमने, तने से मिलने वाले रेशे पढ़े और पत्तियों से मिलने वाले रेशे पढ़े। अगली क्लास में हम जानतर रेशों के बारे में पढ़ेंगे।